दादियाँ आई और शायद कोई भी दादी ऐसी नहीं है जो लौकिक घर ना आई हो। तो जब बड़े आते हैं तो वो नज़र अपनी डालते हैं और हमेशा दादी जी पूछते थे, तुम किसकी आशा हो? तुम पुरी की आशा हो? पुरी माना मेरे फादर, पुरी की आशा हो, निर्मला की आशा हो या बाबा की आशा हो? सदा तो पक्का करा दिया कि बाबा की आशा हो। फिर पढ़ने के लिए अमेरिका की ऑफर थी तो दादी जी ने मना कर दिया, क्योंकि 1971 में एक भी बच्चा बाबा का अमेरिका में नहीं था और दादी सोचते थे ये जाएगी तो कहाँ जाएगी। इसलिए दादी ने कहा नहीं, अमेरिका नहीं जाना है, भारत में ही पढ़ना है। पढ़ रहे थे तो दादी जी की बातें अगर मैं सुनाऊं तो मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी, क्योंकि पालना ही दादियों के द्वारा हुई है। तो दादी निमित्त भाव जो पहला पहला है, दादी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी और उस कार्य को दादी बहुत निमित्त रूप से करती थी। एक होता है कोई पोजीशन पर होता है तो उसको उसका नशा होता है, लेकिन दादी को कदापि वो नशा नहीं था। दादी जी मुरली चलाते थे, कभी दादी मैं शब्द का उपयोग नहीं करती थी। हमेशा दादी कहती थी दादी ऐसा कहती है, दादी ऐसा समझती है, दादी ने अपन को निमित्त। जो गद्दी दादी की थी जिस पर बैठ के मुरली सुनाती थी, दादी हमेशा कहती थी ये बाबा की गद्दी है और बाबा की गद्दी पर हमारा कोई वो अधिकार नहीं है जो बाबा का है। बाबा पिता भी हैं तो टीचर भी है सुप्रीम, तो सदगुरु भी है। बाबा गद्दी से श्रीमत भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, आज्ञा भी देते हैं, लेकिन हम निमित्त हैं। हम निमित्त बाबा की जगह नहीं ले सकते हैं। हम निमित्त को क्या करना होगा? हम निमित्त को कभी भी बाबा की मुरली से कोई बात उठा करके किसी को शिक्षा के लिए देना, ये हम नहीं कर सकते। कभी कभी मुरली में आता है, आज जैसे बाबा की मुरली में था चोरी, तो उस पर चाहे तो शिक्षा दे सकते हैं, बहुत शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन दादी जी कभी भी बाबा की मुरली को शिक्षा देने के लिए यूज नहीं करते थे। दादी कहते थे मैं निमित्त हूं और जो बाबा की मुरली है, जो है जैसी है वैसी मैंने आगे पास ऑन करनी है। और आप जानते हैं दादी जी के इससे कितना
हम सब प्रभावित होते हैं। दादी मुरली क्या सुनाती थी? दादी नचाती थी, नचाती थी। सारा हॉल नाचता था मुरली की धुन पे। वो क्यों? दादी निमित्त हो करके सुनाती थी। कभी उसमें कोई एडिशन नहीं किया, कभी कटकुट नहीं किया। जो है, जैसा है, बाबा का है, वैसा पास ऑन करना है। मुझे याद है एक सेंटर पर बहुत हंगामा हो गया। किस बात से? कि टीचर जो है वो मुरली से हमें बैठ करके टॉन्ट कसती है, शिक्षा देती है आदि। दादी दीदी दोनों को जाना हुआ। और क्योंकि मुझे अच्छा लगता था दादी दीदियों के इर्द गिर्द रहना, तो दादी ने एक शिक्षा दी, अच्छा कभी भी बाबा की मुरली को शिक्षा देने के लिए यूज नहीं करना। वो बात मैंने ध्यान पर रखी और मैं भी वही कोशिश करती हूँ कि दादी ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर पूरा चल सकूं। कभी शिक्षा के लिए मुरली को यूज नहीं करो। शिक्षा देनी अलग से दो, लेकिन मुरली के माध्यम से नहीं देनी है। दूसरा, दादी जी जब मुरली चलाते थे तो दादी के संस्कार कभी भी दिखाई नहीं देते थे। नेवर। आप लोग अनुभव करेंगे कि दादी के संस्कार नहीं, दादी अपने संस्कारों को दबाकर बाबा के संस्कारों को दिखाती थी। बाबा बाबा बाबा। फिर दादी जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी। कहते दादी आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो। तो दादी क्या कहते थे? मैं हेड नहीं हूं। अगर मैं अपन को हेड समझूं तो हेडेक हो जाएगा। मैं सेवाधारी हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा लिखते थे ओबीडियंट सर्वेंट, गॉडली सर्वेंट, ऐसे दादी कहते थे हम हैं सेवाधारी। दादी इतने सिंपल थे। आज एक बहन टीचर होती है, उसके इर्द गिर्द 4 जने चलते हैं, तब पता लगता है भाई कोई टीचर जा रही है। दादी अकेली खड़ी होती थी, अकेले। कभी दादी बुला लेती थी मेरे को। दादी खड़े मानो ईशु दादी के ऑफिस के सामने, और मैं दादी जी की गैलरी में खड़ी हूँ। दादी बुला लेते थे इधर आओ। मैं जाती थी पूरी, मैंने कहा दादी क्या काम है? दादी कहते चुप कर खड़ी हो जाओ, मेरे साथ खड़ी हो जाओ। निर्माणता। एक बार 69 की बात है, ऐसे दादी के साथ भोजन अनेक बार किया है, अनेकों बार। एक बार का मुझको बहुत याद है। हम बेंगलोर से आए थे, 69 की बात है। क्योंकि दादी पुराना हमें जानती थी, दादी के ऊपर यज्ञ कारोबार भी थी, अकेली थी। दादी सारा संभालते थे, भोजन पर भी जाते थे, उसको देखते थे, उसको देखते थे, उसको देखते थे, सबको देखते हुए। दादी
हम दोनों बहनें थी, मैं और मेरी छोटी बहन। दोनों को कहा तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ, मैं आप लोगों के साथ भोजन करूँगी। और कहाँ पर, वो जो आजकल तो रतन दादी का ऑफिस बन गया, ओम प्रकाश में, वो पहले वरांडा होता था, वहाँ धरती पर चटाई लगा करके भोजन करते थे। हम दोनों बहनों ने देखा दादी आई नहीं रही है, आई नहीं रही है, आई नहीं रही है। हमने सोचा दादी भूल गई। लेकिन थोड़ी जैसे हमने थाली ली, हमने कहा हम लोग खा लेते हैं, भाई दादी भूल गई होगी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो जैसे ही थाली ली और हम बैठे, दादी जी आ गए। दादी कहती मैंने तुमको कहा था मैं तुम्हारे साथ भोजन करूँगी। मैं कहा दादी आप इतने बिजी, इतना सारा काम। दादी को हर छोटे व्यक्ति, हर बड़े व्यक्ति का ध्यान रहता था। अब मैं आपको वो दृश्य सुनाऊंगी। तो मैं महामंडलेश्वर सम्मेलन जो हुआ था उसकी बात आपको सुनाऊंगी। ये द्वापर युग से आप सब जानते हैं कि भाइयों का राज्य रहा है, पुरुषों का। उन्होंने हर क्षेत्र में बहनों को पिछाड़ के रखा। बाबा ने आकर के बहनों माताओं को ऊपर उठाया। और आज चंद्रमा में जो मिशन जा रहा है उसका नाम भी शिव शक्ति रखा है। तो जब बाबा ने किया तब ये परिवर्तन आया। तो ये जो वेद व्यासानंद जी एक थे महामंडलेश्वर, तो दिल्ली में होते थे, आते जाते थे, कभी हरिद्वार रहते थे, अखाड़ा है उनका बहुत बड़ा। तो दिल्ली में एक बार बड़ी दीदी को मिले स्टेशन पर, तो ब्रिजवन भाई ने उनको फल देने के लिए दिलवाया। तो भाई दीदी से फल ले लो। उधर मुंह करके ऐसे करके उन्होंने फल लिया। और हरिद्वार में जब कुंभ का मेला हुआ तो चट्टा बेटी चलती थी, सर्वव्यापी पर, उस पर इधर से ब्रिजवन भाई बोलते थे, उधर से वेद व्यासानंद जी बोलते थे। तो उनको गुस्सा आता था, ये छोटा सा बालक मेरे आगे क्या बोलता है। तो लेकिन भाई सब जो वो बोलते थे उसका ज्ञान से जवाब देते थे, तो उनको गुस्सा चढ़ता था। एक दिन बोले ये अपन को ब्रह्मा कैसे कहलाता है, ब्रह्मा बाबा के लिए कि ये ब्रह्मा कैसे कहलाता है। तो भाई साहब ने जवाब दिया कि ये ब्रह्मा तो फिर भी पुरुष है, आप अपने आप को पुरुष होकर के सरस्वती कैसे कहलाते हैं। उनका पूरा नाम था वेद व्यासानंद सरस्वती। तो क्या वो तो पुरुष ब्रह्मा कहलाता, आप सरस्वती कैसे कहलाते हैं। तो काफ़ी कुछ हुआ। फिर वो जो मेले का होता है ना ऑफिसर, उसने बैठ के सारा समाधान किया। अब ये जो वेद व्यासानंद जी हैं, ये हमको एक बार मिले फिक्की ऑडिटोरियम में, धर्म संसद था उसमें। हमने कहा आपको माउंट आबू चलना है। कहते हैं हाँ सुना बहुत है, चलेंगे कभी। तो निमंत्रण आया। प्रेम दीदी जो थे हमारे देहरादून के, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत निर्माण बन कर के एक एक अखाड़े की बहुत मेहनत की है। तो वेद व्यासानंद जी को भी निमंत्रण दिया, इन्होंने स्वीकार किया और ये आए। बहुत बड़ा सम्मेलन था। तो जब वो आए उन्होंने देखा इतनी विशाल संस्था है, इतना बड़ा है। फिर बड़ी दादी ने क्या किया, दादी
बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह। बाबा कहते हैं ना, गुण काम में आते हैं, पोजीशन काम में नहीं आते, गुण काम में आते हैं। दादी को गुणों के कारण से पोजीशन मिला, निमित्त और निर्माणता के कारण और निर्मलता के कारण। तो दादी जी ने जो प्रबंध किया महामंडलेश्वरों का, प्रेम दीदी ने कहा दादी वो सब देसी घी का खाना खाते हैं। दादी ने कहा देसी घी का बनेगा। दादी वो एक टाइम पक्का एक टाइम कच्चा खाते हैं, ऐसा ही होगा। दादी वो धरती पे बैठ के खाते हैं। दादी ने कहा खास चौकियां बनवाई उनके लिए, धरती पे बैठ के खाएंगे। दादी वो पहले मंत्र उच्चारण करते हैं। दादी ने कहा वो भी होगा। फिर दादी ने एक 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 बात उनकी पूरी की और अपनी गद्दी कोई महामंडलेश्वर छोड़ता नहीं है। मुझे याद है दिल्ली में टाउन हॉल में रिसेप्शन था, उसमें वेद व्यासानंद जी को भी बुलाया गया था और ब्रह्मा कुमारीज को भी बुलाया गया था। मैं ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से गई थी और ऐसे हम लोग बैठे थे, ऐसे बैठना था। वेद व्यासानंद जी आए, उन्होंने देखा रे सफ़ेद वस्त्रधारी बहन बैठी है और मेरी लाइन में बैठी है। उसने जो आयोजक थे उनको कहा कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मेरी सीट आगे करो। प्रबंधकों के लिए बहुत कठिनाई की बात हो गई। अगर वो मुझसे कहते हैं तो मैं नाराज़ होती हूँ, उनको कहते हैं तो वो नाराज़ होते हैं। आखिर उन्होंने, बाबा कहते हैं ना बहनें जो हैं वो समाधान देती हैं। आखिर वो आए, उन्होंने कहा वेद व्यासानंद जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, आप उनकी सीट आगे करिए। उनकी थोड़ी सीट आगे कर दी और हम लोग सब वैसे के वैसे बैठे रहे। बात इतना उनके अंदर जैसे बहनों माताओं के लिए, ब्रह्मा कुमारीज के लिए, जिसको कहते हैं ना कि ऑपोजिशन, वो चीज़ थी। जब मधुबन आए हैं और ये सब कुछ देखा उन्होंने, दादी अपनी सीट छोड़ करके दूसरों को दे देती है। दादी की कोई सीट नहीं है, नहीं तो बड़ों की उसकी सीट मुकर्रर होती है, कोई उसको टच नहीं कर सकता, सिंपल होती है। दादी की सीट इतनी सिंपल, कहाँ हम चांदी के सिंहासन रखते हैं और कहाँ ये इतनी बड़ी संस्था की हेड, इतनी साधारण। इस छवि का दादी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। और सुनो, रात भर जाग करके सारा घूमते थे। ये कहते हैं कि हम पवित्र रहते हैं, ये पता लगेगा हम रात को घूम घूम के देखेंगे। रात को उनके चेले स्वयं घूम घूम के देखते थे कि ये क्या वातावरण है। वातावरण उनको इतना शुद्ध मिला, नतमस्तक हो गए। और दादी ने क्या किया, जैसे सबके कमरों में, महामंडलेश्वर अपने अपने कमरों में रहे हुए थे, दादी जी रात को सोने से पहले सबके कमरों में गई चक्कर लगाने। जैसे बाबा करते थे, किसी को कंबल चाहिए, रजाई चाहिए, कुछ चाहिए, दादी एक एक के कमरे में गई। आखिर उनको लज्जा आई, उन्होंने कहा दादी जी आप एक एक के कमरे में नहीं जाओ, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो सब के सब इकट्ठे कमरे में हो गए और वहाँ पर दादी जी से चर्चा की। निमित्त और निर्माण, नतीजा ये हुआ, वेद व्यासानंद जी ने दूसरे दिन जब भाषण किया तो कहा मैं तो क्या समझता था, ये ब्रह्मा कुमारी तो कुछ और है। कल की मुरली में था ना, महामंडलेश्वर कहते हैं हमारे अखाड़े आके ब्रह्मा कुमारियाँ संभालें। वो लोग कहते थे दादी हमें ब्रह्मा कुमारी बहनें दे दो जो हमारे आश्रम आकर के संभाले, ऐसा। और फिर दादी जी को बोला दादी मेरे सारे शिष्य
पूरा अखाड़ा आपकी सेवा के लिए हाजिर रहेगा सदा। और दादी, क्या आप मुझे अपना भाई बनाना स्वीकार करेंगी? दादी जी ने उसी समय राखी मंगवाई और स्टेज पर उनको राखी बांधी। ये है दादी की निमित्त और निर्माण भाव का प्रभाव। कितनी निमित्त है, कितनी निर्माण है हमारी दादी। एक बार एक ऑफिसर आए, और ऑफिसर आए तो गेट पर उनको रोक लिया गया। दादी के साथ में ईशु दादी के ऑफिस के सामने खड़ी थी। दादी ने देखा हलचल हो रही है कुछ गेट पर, तो दादी चले, मैं दादी के साथ साथ चली। और वहाँ लड़ाई ये हो रही थी कि इसने मेरी गाड़ी रोकी क्यों? ये पुलिस वर्दी में है, खाकी वर्दी में है, इसको पता होना चाहिए किसकी गाड़ी रोकनी है, किसकी नहीं रोकनी है। इसने क्यों गाड़ी रोकी मेरी? इसी पर बहस हो रही थी। दादी जी ने ऐसे हाथ जोड़े। दादी ने कहा, इसके बिहाफ पे मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। ये अनजान, तो इसको यहां क्यों खड़ा किया? दादी का मैं माफी मांगती हूं। मैंने कहा उस भाई को, मैं आपको पता है ये कौन है? ये इस संस्था की चीफ है। जब उसको ये पता लगा संस्था की चीफ, और ऐसे हाथ जोड़ के मेरे को कहे, उसको बहुत शर्म आई, दादी के पांव पड़ गया। यह है दादी के निमित्त और निर्माण भाव का प्रभाव। दादी के निमित्त और निर्माण भाव से ही सारे विश्व में विजय पताका फहरी है। बड़ों बड़ों से मिलती थी, जैसे छोटी बच्ची की तरह, और अथॉरिटी वाली भी थी और बच्ची की तरह भी मिलती थी। दादी जी के अंदर वो व्यक्तित्व था, समय पर छोटे हो जाना, समय पर बड़े हो जाना, समय पर अथॉरिटी में आना, ये दादी जी की विशेषता थी। ऐसी दादी वो कभी नहीं मिल सकती है। इतना शुद्ध हृदय था दादी का, इतना निर्मल, पारदर्शी, इतना पवित्र हृदय था, जो बात ना पूछो। दादी से कहते थे, कोई व्यक्ति आता था, जोर से बोलता था, जोश में बोलता था, दादी कहती थी, क्यों, क्या हुआ? दादी आपने ये किया, आपने। अच्छा, दादी कहती ठीक है, सुनते रहे। जब बोल चुका, दादी कहती पूरा हो गया, बोल लिया, जाओ अब बाबा के कमरे में बैठो। बाबा के कमरे में वो गया, फिर मोहिनी बहन को फोन करता है, दादी को मैंने इतना कुछ बोला, दादी ने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बोला? दादी कुछ तो बोलती, लेकिन दादी ने कुछ नहीं बोला। हमें दादी के नक्शे कदम पर जो उन्होंने बाबा से सीखा, वो आगे सिखाया। और दादी आपकी कैपेसिटी को बढ़ाती थी। मेरे को दादी के साथ के अनेक अनुभव हैं, अनेक क्या, बहुत सारे, पल पल पर। एक बार कलकत्ता में बहुत बड़ा मेला था, और उसमें मीडिया वाले आते ही नहीं थे।
लेकिन हमारी कमलेश बहन कटक की थी और आसफी भाई बॉम्बे के, वो एक एक पेपर के पास गए। फलस्वरूप बहुत सारे मीडिया वाले आ गए। दादी ने मेरे से कहा, आशा प्रेस रिलीज लिखो। जगदीश भाई नहीं थे, ये काम जगदीश भाई का ही होता है। तो मैंने कहा, दादी मैंने तो कभी नहीं लिखी है। दादी कहती, कभी तो कोई दिन होगा जिस दिन तुम लिखोगी, समझो वो आज का दिन है, लिखो। दादी ने लिखवाया, जो समाचार दूसरे दिन छपा। तो दादी आपके अंदर बल भरती थी, बल भरती थी। दादी ने बताया, अरे तुमको पता है यज्ञ में लिटरेचर कौन लिखता था? जगदीश भाई तो बाद में पैदा हुआ, आनंद किशोर तो बाद में पैदा हुआ, यज्ञ में लिटरेचर पहले मैं लिखती थी। दादी ने अपना मिसाल दे करके शक्ति दी, लिखा। फिर एक बार मेरी बाँ का फ्रैक्चर हुआ। मधुबन में मीटिंग थी। मैंने दादी को बोला, दादी मधुबन में मीटिंग है, एनुअल मीटिंग है, मैं नहीं आ सकती हूँ। क्यों नहीं आ सकती हो? क्योंकि दादी मेरे हाथ का फ्रैक्चर हुआ है। अब दादी का उत्तर सुनिए। दादी कहती है, हाथ का फ्रैक्चर हुआ है ना, टांग तो ठीक है ना? आना टांग से, हाथ से आना है, मीटिंग में आना है। फिर एक बार दादी चंद्रमणि के साथ मैं पूरा कर्नाटक 1.5 महीना टूर किया, 1.5 महीना बाय रोड, अम्बेसडर कार में। 3 भाई आगे बैठते थे, 3 बहनें हम पीछे बैठती थी, दादी चंद्रमणि, मैं और विजय। तो मेरे लिए दिन में भी प्रोग्राम होते थे और मेरे को दादी को ट्रांसलेशन भी करके देना होता था। दादी मुलाकात करते थे, वो लोग क्या कहते हैं वो भी ट्रांसलेट करना होता था। तो मेरा काम डबल से ज़्यादा था। और डे टाइम में मेरे लिए भाषणों के प्रोग्राम रख देते थे। तो 1.5 महीना मेरा बहुत हार्ड वर्क था। नतीजा ये हुआ, लास्ट डे मेरे को बुखार चढ़ गया और मैं बुखार में ही मधुबन आई। दादी ने कहा, आशा को बुलाओ। किसी ने कहा, दादी उसको बुखार है। दादी ने कहा, बुलाओ। क्योंकि दादी ऊपर से नीचे जा रहे थे और दादी समाचार सुनना चाहते थे सारे टूर का। तो कहा, बुलाओ। मैं गई, दादी की बात को ना थोड़ी करेंगे, बुखार हो, चाहे टांग टूटी हो, हाथ टूटा हो, कुछ भी हो, दादी ने बुलाया, जाएंगे। मैं गई जब दादी, तो देखते ही मेरे को क्या बोला, शाबाश बोलने की बजाय दादी कहती है, फेल फेल। और मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। क्यों फेल? दादी ने कहा, सेवा करने के बाद बीमार क्यों हुई? बीमार नहीं होना चाहिए। उसने मुझे छोड़ा नहीं कि बुखार है चलो जाके रेस्ट करो, ना, मेरे को अपने साथ ले लिया कि चलो नीचे आबू चलना है, रास्ते में मुझे समाचार सुनाना। और उन दिनों कारें नहीं होती थी हमारे पास, ये जीप होती थी। जीप में जाए, नीचे गए, ऊपर आए, रास्ते भर समाचार सुना। और मैंने देखा, मैं वापस आई, मेरा बुखार खत्म। ये दादी जी की विशेषता आपको सेवा में भी लगाती है, दुआओं से आपको ठीक भी कर देती है।
ऐसे ही दादी की अनेक बातें हैं, निमित्त, निर्माण। और बाबा के आगे दादी छोटी बच्ची की तरह होती थी। हमने तो देखा है, चाहे वो साकार चाहे वो अव्यक्त, एकदम। अगर आप दादी की डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, दादी की वीडियोस देखेंगे, दादी बाबा के आगे बिल्कुल छोटी नन्ही बच्ची की तरह होती थी। ये दादी जी की निर्माण था। बाबा के आगे थोड़ी दिखाएगी दादी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ, बाबा की तो बच्ची है ना, उस स्वरूप दिखता था। वो तब जिंदा रहता है जब हम अंदर अपने आप का ध्यान रखते हैं। चाहे पोजीशन हो, चाहे स्टेटस हो, चाहे कुछ भी हो, कोई चीज का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर इन चीजों का प्रभाव आता है तो हम अपने पार्ट को अच्छी तरह प्ले नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में डायमंड जुबली सेलिब्रेशन थी। डायमंड जुबली में इंदिरा गांधी स्टेडियम लिया था। तो क्या हुआ कि सारा प्रोग्राम फिक्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, बाल गंगाधर स्वामी, सब बड़े बड़े आ रहे थे। लंबी कहानी आप लोगों ने सुनी भी होगी, सुनिए सुनिए, नहीं सुनी? जिन्होंने सुनी वो हाथ खड़े करो। अरे एक ने भी नहीं, तो आप लोग क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो आप लोग? ये सब सुनो तो आप लोगों को खुशी भी आए और आप लोगों के अंदर शक्ति भी भरे। कहाँ हमारा इंस्टीट्यूशन क्या है और कैसे काम करते हैं, ये संस्कार होने चाहिए हमारे अंदर। मेरे को तो नशा चढ़ता है, बहुत नशा चढ़ता है, मैं आपको बताऊं। आप लोगों को नशा ही नहीं चढ़ता। ये नशा हो हम, अरे वाह बाबा कैसे कार्य करता है। अब सुनो, फिर सारी डिटेल सुनानी पड़ेगी। तो डायमंड जुबली थी, इंदिरा गांधी स्टेडियम फिक्स किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में 25,000 भाई बहनों को आना था। और शंकर दयाल शर्मा जी प्रेसिडेंट थे उस समय, और HD देवे गौड़ा थे प्राइम मिनिस्टर, और अपने दिल्ली के गवर्नर थे HR खन्ना साहब, और साहब सिंह वर्मा वो थे CM। तो जो होते हैं ना मैनेजर, वो मैनेजर जो थे इंदिरा गांधी स्टेडियम के, उनको लोग तो खिलाते पिलाते, भाई हम तो आध्यात्मिक संस्था, हम तो नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, चाय टोली देंगे, बाकी पैसा थोड़ी देंगे हम। तुम ड्यूटी पर हो, ड्यूटी कर रहे हो, ड्यूटी करो। चाय पानी पीनी है वो तो जैसे सब पीते हैं आप भी पियो, लेकिन उसको पैसा चाहिए होगा। तो उसने बदला निकाला, दिया नहीं, जगदीश भाई थे, उसको एक पेनी नहीं दिया। तो उसने बदला निकालने की सोची। उसने प्रेसिडेंट हाउस में लिख दिया कि ये हॉल प्रेसिडेंट के आने लायक नहीं है। एक दिन पहले राष्ट्रपति भवन से घोड़े पर सवार होकर के संदेश वाहक आता है चिट्ठी लेके कि अब प्रोग्राम कैंसिल है। इतना विदेशी आ गए हैं, दादियाँ आ गई हैं, भारत से लोग आ गए हैं, प्रोग्राम कैंसिल है। प्रेसिडेंट ऑफिस में जो भी सेक्रेटरीज थे उन सबके साथ अच्छा संबंध था, सिर्फ जो टॉप वाला था IAS उनके साथ थोड़ा कम था। कोई इसको ठीक करने को, हमने प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी आई, देख के गई, उसने भी पास कर दिया, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसने क्या बोला? भाई ने बोला
ये जैसे कबूतर होते हैं ना ऊपर से, तो कबूतरों की ड्रॉपिंग गिरती हैं, कहते हैं इन्होंने नेट नहीं लगाया है और इस कारण से कबूतर कोई भी ड्रॉपिंग करेगा तो वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए प्रेसिडेंट को नहीं आना चाहिए। सारा प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी चेक करके गई, हम लोग गए, दर दर घूमे, परंतु कोई इस चीज़ को लेने को तैयार नहीं। सिक्योरिटी की बात है, कोई सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा, उसने ना बोल दिया, सब ने। फिर प्रेसिडेंट की जो युगल थी विमला शर्मा, उनको बोला फ़ोन से, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं आएंगे रात को तो मैं बात करूँगी। तो हम लोग इंतज़ार में, पांडव भवन दिल्ली में बैठे और दादी ऊपर है, सब बहनों को लेकर के बैठी। मतलब कहीं से भी हमको सुराग नहीं मिल रहा था कि ये प्रोग्राम जिंदा हो जाएगा। बिल्कुल कैंसिल के, किसी ने यहाँ तक कह दिया चलो कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट नहीं आता तो क्या हो गया, हमारी पब्लिसिटी तो हो गई है। लेकिन दादी को भी पसंद नहीं आया। दादी ने कहा नहीं, प्रेसिडेंट को आना चाहिए। अब क्या हुआ, ये हुआ तो हम लोगों ने वाइफ से भी बात कर ली कि आप उनको बोलिएगा प्रेसिडेंट साहब को। अब उस सेक्रेटरी से जिससे कभी बात नहीं की थी हमने, उनको फ़ोन मिलाया, उनको फ़ोन मिलाया और भाई साहब ने बात की, प्रेसिडेंट भाई ने, कि एक व्यक्ति के कारण, सारी बात बताई, एक व्यक्ति के कारण इतनी बड़ी संस्था को चोट नहीं आनी चाहिए। उसके दिमाग में ये बात बैठी। उसने कहा आपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया? हाँ जी। आपने नेट लगाया? हाँ जी। नेट भाई साहब ने कहा हमने खुद बनवा करके लगवाया है। हाँ जी। सारी ये व्यवस्था? हाँ जी। तो उस आईएएस होते हैं, तो उनको ये बात लगी दिमाग में कि एक व्यक्ति के कारण से, भाई साहब ने बता दिया, एक इस व्यक्ति के कारण से इतनी बड़ी संस्था को नुकसान हो, ये नहीं होना चाहिए। उनका अच्छा ठीक है, मैं आपको कल सवेरे बताऊंगा। हमने कहा कल सवेरे तो प्रोग्राम है। तो कहा उससे पहले तो नहीं हो सकता। आपकी मैडम से कितने बजे बात हुई? हमने कहा हमारी मैडम से 10 बजे बात हुई है। तो 10:05-7 ही हुआ था। अच्छा 10 बजे बात हुई? हमने कहा 10 बजे। तो कहते हैं ठीक है, फिर भी मैं आपको सवेरे ही बताऊंगा प्रेसिडेंट साहब से बात करके। हमारे लिए तो बहुत लंबा टाइम था, सारी रात गुजारना मुश्किल था। बाबा बाबा कर रहे हैं। इतने में जैसे वो पूरा किया और हम ऊपर आए, मैं अपने कमरे में आती हूँ तो घंटी बजती है, तो पैरेलल लाइन थी। मैं फ़ोन उठाती हूँ तो सेक्रेटरी कहते हैं द प्रोग्राम स्टैंड्स, जो प्रोग्राम है आपका वैसा ही रहेगा, आप प्रोग्राम करिए। इसमें दादी जी का रोल क्या रहा? दादी ने ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं आता तो ना आए, ना, दादी ऊपर बैठी, सब बहनों को बिठाया, योग करो, योग करो, सबको योग में बिठा दिया। उस योग का प्रताप, तो दादी की जो यूज करने की चीजें थी वो योग था। एक नहीं, अनेकों बार की मिसाल है, और भी मेरे पास ढेरों मिसाल है। दादी की योग से, बाबा की याद से, निर्मलता से, निर्माणता से, निमित्त भाव से, दादी साहब ऐसी थी दादी। ठीक है, ओके। ओम शांति, ओम शांति। निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी ऐसी अपनी बनाओ, संपन्न, संतुष्ट और संपूर्ण पवित्र बच्चों अब बन जाओ। घर चलना है, घर चलना है, देर हो रही
और न देर लगाओ, सुनो सुनो क्या कहती दादी, ज़रा गौर फरमाओ, ज़रा गौर फरमाओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। चीत्कारे क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई। दुखियों की चीत्कारे क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया। सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया। सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। मेरे समा
खाओ।